हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। सो गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल विश यू वेरी 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 ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स एंड आई विश आप लोगों का पेपर बहुत 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 अच्छा हो। तो एक 30 मिनट की एक छोटी सी वीडियो मैं आपके लिए बनाने जा रहा हूं जिसके अंदर आई विल बी कवरिंग सम वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू कैपिटल बजटिंग एंड पोर्टफोलियोज। काफ़ी सारे बच्चे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि सर एग्जाम से पहले हम चाहते हैं कि एक 30 मिनट का कुछ ऐसा वीडियो हो जिसको हम जल्दी जल्दी देख लें और हमारे सारे कॉन्सेप्ट्स जो है रिवाइज हो जाए। सो आई ट्राई माई बेस्ट टू कवर मैक्सिमम इन दिस 30 मिनट वीडियो। आप इस वीडियो को जरूर देखिएगा जाने से पहले, इफ पॉसिबल 1.2x 1.5x की स्पीड पे, तो मे बी इसमें से कुछ क्वेश्चन आपको स्ट्रेट अवे आपके एग्जाम में देखने को मिल जाए और आपको बहुत बेनिफिट होगा, राइट। चलिए, तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं पोर्टफोलियोज की। आप सबको मालूम है कि पोर्टफोलियो के चैप्टर में आप लोगों ने ये पढ़ा था कि पोर्टफोलियो क्रिएट करने से पहले हमें एक सिक्योरिटी को सिलेक्ट करना होता है। अब बच्चा कहता है सिक्योरिटी सिलेक्शन कैसे होगा, तो सिक्योरिटी सिलेक्शन के लिए अगर आपको याद हो तो हम लोग क्या करते थे, सिक्योरिटी से रिलेटेड रिटर्न निकालना सीखते थे, सिक्योरिटी से रिलेटेड रिस्क निकालना सीखते थे और उसके प्राइसिंग पे हम डिस्कशन करते थे, याद है आपको। तो रिटर्न की अगर हम बात करें तो एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ एनी सिक्योरिटी का फॉर्मूला होता था समेशन ऑफ रिटर्न डिवाइड बाय एन, यानी कि पास्ट कुछ ईयर्स के रिटर्न को जोड़ो, डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स करो, दैट विल गिव यू एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ द सिक्योरिटी। कई बार ऐसा भी होता था कि हम लोग क्या करते थे, फ्यूचर फोरकास्टिंग करते थे, और अगर हम फ्यूचर को फोरकास्ट कर रहे हैं तो ऐसे में समेशन ऑफ रिटर्न इनटू प्रोबेबिलिटी, वहां पे प्रोबेबिलिटी कॉन्सेप्ट आ जाता था। अच्छा, कई बार ऐसा भी होता था कि ये जो आर यानी कि जो ये रिटर्न है ना, ये क्वेश्चन में गिवन नहीं होती थी। तो आपको याद होगा रिटर्न निकालने के लिए आपके पास दो फॉर्मूले होते थे, एक होता था कैपिटल गेन यील्ड, ठीक है जी, कैपिटल गेन यील्ड, और एक होता था डिविडेंड यील्ड, याद है। भाई देखो ना, आपको रिटर्न्स क्या होती है, रिटर्न के दो मीनिंग है, या तो प्राइस ऑफ द शेयर बढ़ जाएगा वो भी रिटर्न की फॉर्म में आएगा, और अगर कंपनी ने डिविडेंड दिया तो वो भी रिटर्न की फॉर्म में आएगा। कैपिटल गेन यील्ड कैसे निकलता था, P1 माइनस P0 अपॉन P0। डिविडेंड यील्ड कैसे निकलता था, D1 अपॉन P0। इसको इंटू 100 कर दो तो ये आ जाता था रिटर्न। तो अगर पहले अगर क्वेश्चन में रिटर्न गिवन है तो फिर तो आप डायरेक्ट एक्सपेक्टेड रिटर्न निकाल सकते हो, लेकिन अगर क्वेश्चन में रिटर्न नहीं गिवन है तो आपको ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना होता है, कैपिटल गेन यील्ड प्लस डिविडेंड यील्ड, आपको मिल जाता था रिटर्न। और कैपिटल गेन में बार बार बोल रहा हूं, P1 माइनस P0। P1 क्या होता था, प्राइस ऑफ द शेयर एट द एंड ऑफ द पीरियड। P0 क्या होता था, बिगिनिंग ऑफ द पीरियड। दोनों का गैप जो होता था वो कैपिटल एप्रिसिएशन, और इस तरीके से ये फॉर्मूला अप्लाई होता था, राइट। चलिए, एक बार ये एक्सपेक्टेड रिटर्न निकाल लिया तो उसके बाद हम कैलकुलेट करते थे रिस्क ऑफ द सिक्योरिटी। अब रिस्क का यहां पे क्या मतलब था, याद करेंगे सर। रिस्क का मतलब था टोटल रिस्क। टोटल रिस्क से मेरा क्या मतलब होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन। तो अगर आपसे कभी भी बोला जाए कि रिस्क ऑफ द सिक्योरिटी निकालो तो आप क्या निकालते थे, स्टैंडर्ड डेविएशन। सर कौन बताएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन के भी निकालने के दो फॉर्मूले थे, आर माइनस आर बार का स्क्वायर इंटू प्रोबेबिलिटी, अगर क्वेश्चन में प्रोबेबिलिटी है तो, या फिर आर माइनस आर बार का स्क्वायर इंटू में, या सॉरी डिवाइड, इसका समेशन करेंगे, डिवाइड बाय एन करेंगे, ठीक है ना। तो चेक करना होगा कि क्वेश्चन में क्या हमें प्रोबेबिलिटी कॉन्सेप्ट दिया हुआ है या फिर नंबर ऑफ ईयर्स दिए हुए हैं, पास्ट कुछ ईयर्स का डाटा दिया हुआ है तो फिर एन वाला फॉर्मूला लगेगा, और अगर फ्यूचर फोरकास्टिंग चल रही है तो प्रोबेबिलिटी वाला फॉर्मूला लगेगा, ठीक है सर। सर अगर आपको याद हो तो हम लोगों ने एक और कॉन्सेप्ट पढ़ा था, दैट इज सिस्टमैटिक रिस्क, विच इज बीटा कॉन्सेप्ट, याद है। बीटा क्या होता था, सिस्टमैटिक रिस्क होता था। सिस्टमैटिक रिस्क कौन सी होती है बेटा, जो मार्केट रिलेटेड रिस्क होती है, मार्केट रिलेटेड रिस्क होती है। इसके अंदर एक खास बात आपने और पढ़ी थी कि जो बीटा ऑफ द सिक्योरिटी होता है ना, वो 1 भी हो सकता था, वो मोर देन 1 भी होता है, वो लेस देन 1 भी होता है। 1 का मतलब है कि मार्केट का रिस्क और हमारी सिक्योरिटी का रिस्क बराबर है, तो जितना फ्लक्चुएशन मार्केट में आएगा उतना ही फ्लक्चुएशन हमारी सिक्योरिटी में आएगा। अगर ये 1 से बड़ा है तो हमारी सिक्योरिटी का फ्लक्चुएशन मार्केट के फ्लक्चुएशन से ज्यादा है। लेस देन 1 का मतलब है हमारा फ्लक्चुएशन मार्केट के फ्लक्चुएशन से कम है, सिंपल, ठीक है जी। और हमने एक चीज और पढ़ी थी कि जो बीटा होता है ना, इसको हमने एक नाम दिया था बेटा, अनकंट्रोलेबल रिस्क, मतलब आप चाहकर भी इसे कंट्रोल नहीं कर सकते। इसे एक और नाम दिया जाता है डाइवर्सिफाइड रिस्क, डाइवर्सिफाइड। इसको एक और नाम दिया जाता है नॉन डाइवर्सिफिएबल, समथिंग जिसको फर्दर डाइवर्सिफाई ना किया जा सकता हो, जो ऑलरेडी डाइवर्सिफाइड है, जो कि अनकंट्रोलेबल है, इसको बोलते थे बीटा। अब बीटा का फॉर्मूला क्या होता था, याद करो, रिस्क ऑफ सिक्योरिटी ओवर रिस्क ऑफ मार्केट इनटू कोरिलेशन बिटवीन सिक्योरिटी एंड मार्केट, याद है आपको।
अच्छा, कई बुक्स में क्या होता है कि कोरिलेशन को फर्दर ब्रेक कर दिया जाता है। याद करो, कोरिलेशन का फॉर्मूला होता था कोवेरियंस ऑफ सिक्योरिटी एंड मार्केट अपॉन में रिस्क ऑफ सिक्योरिटी रिस्क ऑफ मार्केट, ये कट जाएगा। तो कोवेरियंस ऑफ सिक्योरिटी एंड मार्केट अपॉन में स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्केट का स्क्वायर। तो कौन बताएगा क्या ये कोवेरियंस अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर क्या होता था बेटा? वेरियंस। तो इसको हम ऐसे भी बोलते हैं, इट इज डिवाइडेड बाय वेरियंस ऑफ मार्केट। तो आपके पास दो फॉर्मूला होते हैं, रिस्क ऑफ सिक्योरिटी अपॉन रिस्क ऑफ मार्केट इनटू कोरिलेशन, या फिर कोवेरियंस डिवाइड बाय वेरियंस ऑफ मार्केट। याद रहेगा, कोवेरियंस डिवाइड बाय वेरियंस ऑफ मार्केट, कोवेरियंस डिवाइड बाय, और वेरियंस क्या होता है बेटा? स्टैंडर्ड डेविएशन का रिस्क स्क्वायर होता है। ठीक है सर हमें ये भी फॉर्मूला समझ आ गया, हमें ये भी समझ आ गया, वेरी वेल डन सर। एक बारी अगर आपने रिस्क निकालना सीख लिया, रिस्क निकालना आ गया हमें, अब रिस्क के हेल्प से हम लोग निकालते थे प्राइसिंग। सर याद करेंगे, प्राइसिंग के लिए ना आपको एक मॉडल पढ़ाया गया था, CAPM। ये तो आपके सबके खून में होता है बेटा, CAPM कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल, जिसका ये मानना था कि कोई भी सिक्योरिटी ओवर प्राइस अंडर प्राइस करेक्टली प्राइस कैसे पता चलता है? अपन एक्चुअल रिटर्न को कंपेयर करते हैं विद द डिजायर्ड रिटर्न। अगर एक्चुअल रिटर्न ज्यादा है तो ये सिक्योरिटी बहुत अच्छी मानी जाती थी, तो इसको अंडर प्राइस बोला जाता था। अगर एक्चुअल रिटर्न कम है तो हम बोलते थे बेकार सिक्योरिटी, बेकार ओवर प्राइस होती है। और अगर एक्चुअल रिटर्न बराबर है तो हम बोलते थे ये करेक्टली प्राइस है। तो एक्चुअल रिटर्न और डिजायर्ड रिटर्न को आपस में क्या करना है? कंपेयर। लेकिन दिमाग में आ रहा था डिजायर्ड रिटर्न क्या होता है, तो याद करेंगे डिजायर्ड रिटर्न को निकालने का एक फॉर्मूला होता है, दैट इज रिस्क फ्री प्लस बीटा RM माइनस RF। याद आ रहा है बेटा? रिस्क फ्री रेट प्लस बीटा मतलब सिस्टमैटिक रिस्क इनटू RM माइनस RF। RM कौन है? मार्केट रिटर्न। RF कौन है? रिस्क फ्री रिटर्न। दोनों का गैप हो जाएगा रिस्क प्रीमियम। इनटू करेंगे बीटा तो ये आ जाएगा मार्केट प्रीमियम, प्लस रिस्क फ्री करेंगे तो आ जाएगा डिजायर्ड रिटर्न। क्या सबको क्लियर है? तो ये तीन एस्पेक्ट आपने पढ़े थे रिलेटेड टू क्या? सिक्योरिटीज। ठीक है सर एक बात बताओ, मान लो दो सिक्योरिटीज है एक्स और वाई, और अगर मुझे इन दोनों सिक्योरिटीज में चेक करना हो कौन सी बेटर है, तो मैं क्या करूंगा? सर दोनों का रिटर्न, दोनों का रिस्क आपस में कंपेयर कर लो। मान लो रिटर्न 18-18 है और ये 9-10 है, तो मुझे तो अगर रिटर्न सेम तो जिसका रिस्क कम वो बेटर। ठीक है, लेकिन अगर मैं कहूं कि दोनों का रिस्क सेम है, दोनों का रिस्क सेम है, तो वो बेटर होगा जिसका रिटर्न ज्यादा होगा, जिसका रिटर्न ज्यादा होगा। और अगर दोनों ही अलग हो तो आपको याद होगा हम सीवी निकालते थे। सीवी का फॉर्मूला होता था स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन रिटर्न इनटू 100। और सिक्योरिटी जिसका सीवी लो होगा, सिक्योरिटी जिसका सीवी लो होगा, क्या वो बेटर हो जाएगा? वो सिक्योरिटी जिसका सीवी कम होगा, क्या वो बेटर हो जाएगा? वो सिक्योरिटी जिसका सीवी कम होगा, क्या वो बेटर हो जाएगा? बिल्कुल सर। तो यह आप लोगों ने अच्छे से पढ़ लिया था, क्या यहां तक क्लियर है? बिल्कुल सर इसके बाद ना हम लोग चले गए थे पोर्टफोलियो के कॉन्सेप्ट पे। तो कौन बताएगा? अगर मुझे पोर्टफोलियो क्रिएट करना हो तो पोर्टफोलियो में सबसे पहला कॉन्सेप्ट आ जाता है कि व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर पोर्टफोलियो रिटर्न एंड व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर पोर्टफोलियो रिस्क। कौन बताएगा? पोर्टफोलियो का रिटर्न निकालने के लिए क्या रिटर्न ऑफ, मान लो सिक्योरिटी एक्स है तो रिटर्न ऑफ एक्स इंटू वेट ऑफ एक्स, रिटर्न ऑफ वाई इंटू वेट ऑफ वाई, लाइक दिस। अगर तीन होंगी तो रिटर्न ऑफ जेड इंटू वेट ऑफ जेड, समथिंग लाइक दिस। और अगर मैं रिस्क की बात करूंगा तो कौन बताएगा? रिस्क ऑफ एक्स वेट ऑफ एक्स का स्क्वायर, रिस्क ऑफ वाई वेट ऑफ वाई का स्क्वायर, ट्वाइस ऑफ रिस्क ऑफ एक्स रिस्क ऑफ वाई। याद आ रहा है कुछ? बोल दो यार। सर पेपर है हमारा, याद क्यों नहीं आएगा? मैं बिल्कुल सही। तो ये तरीका होता था। अच्छा एक बात बताओ, ये जो बड़ा वाला फॉर्मूला था इसके दो शॉर्टकट थे, कौन बताएगा? सर अगर आर की वैल्यू +1 हो तो खाली हम क्या करेंगे? रिस्क ऑफ एक्स वेट ऑफ एक्स रिस्क ऑफ वाई वेट ऑफ वाई, खत्म। और अगर आर की वैल्यू -1 हो तो सर रिस्क ऑफ एक्स वेट ऑफ एक्स माइनस रिस्क ऑफ वाई वेट ऑफ वाई, यानी कि बीच में माइनस लगा देना, अगर -1 होगा तो प्लस लगा देना, बीच में प्लस होगा तो। क्या सबको क्लियर है? यस सर हमें पोर्टफोलियो रिटर्न निकालना आ गया, हमें पोर्टफोलियो रिस्क निकालना आ गया। अब पोर्टफोलियो के चैप्टर में ना एक और वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट होता था, फाइंड वेट्स। याद है आपको? वेट ऑफ द सिक्योरिटी निकालना। सर वेट कैसे निकालते थे? याद करो, तीन तरह के क्वेश्चंस होते थे हमारे पास। पहला, सर कई बार क्या होता था, डिजायर्ड रिटर्न गिवन है, कई बार डिजायर्ड रिस्क गिवन है। हालांकि ये डिजायर्ड रिस्क वाला क्वेश्चन आएगा नहीं आपको, ठीक है ना, इसके चांसेस कम है। और कई बार होता था, वो कहता था कि भैया मुझे अपने रिस्क को क्या करना है? मिनिमाइज करना है। मैं छोटा सा एक एग्जांपल देता हूं। मान लो दो सिक्योरिटीज है एक्स और वाई, दोनों का रिटर्न दिया हुआ है और दोनों का रिस्क दिया हुआ है, ठीक है ना। रिटर्न दिया हुआ है, मान लो 18-20, 18 और 25 ले लेते हैं। और रिस्क दिया हुआ है, आप थोड़ा पला करें, 9 और 14, ठीक है ना। और दोनों के बीच में कोरिलेशन है +1 या -1 ले लेते हैं, चलो
ठीक है ना। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, वेट्स निकालो सो दैट माई डिजायर्ड रिटर्न इज इक्वल टू 22%, ये क्वेश्चन है। और ऐसा भी हो सकता है, वेट्स निकालो अगर मेरा डिजायर्ड रिस्क जो है वो है 11%, है ना। और ऐसा भी हो सकता है, फाइंड वेट्स इफ रिस्क इज टू बी मिनिमाइज, अगर हमें रिस्क को क्या करना है, मिनिमाइज करना है। सो तीन तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिले थे, बहुत सिंपल है मेरे भाई। क्या करना है, अगर डिजायर्ड रिटर्न गिवन है तो डिजायर्ड रिटर्न के कॉरस्पॉन्डिंग डिजायर्ड रिटर्न का फॉर्मूला लगा दो। कैसे, रिटर्न ऑफ एक्स वेट ऑफ एक्स प्लस रिटर्न ऑफ वाई वेट ऑफ वाई इज इक्वल टू 22। रिटर्न ऑफ एक्स कितना है 18, वेट ऑफ एक्स मालूम नहीं, रिटर्न ऑफ वाई कितना है 25, वेट ऑफ वाई कितना है 1 माइनस वेट ऑफ एक्स। याद रखना सम ऑफ टू वेट्स इज 1, वेट ऑफ एक्स प्लस वेट ऑफ वाई इज 1। तो अगर एक का वेट निकालना हो तो 1 माइनस वेट ऑफ द अदर कर देना, तो क्या वो वेट आ जाता है। यस सर, सम ऑफ द वेट 1 होता है, ये ध्यान रखना, ठीक है जी। अब क्या यहां से इसको सॉल्व करके क्या हम वेट ऑफ एक्स निकाल सकते हैं, सर बिल्कुल निकाल सकते हैं। एक बार वेट ऑफ एक्स आ गया तो 1 में से माइनस कर देना, तो क्या निकल आएगा, वेट ऑफ वाई आ जाएगा, खत्म। अगर क्वेश्चन में आ जाए डिजायर्ड रिस्क मुझे कितना चाहिए 11, तो डिजायर्ड रिस्क के बदले में क्या डिजायर्ड रिस्क का फॉर्मूला लगा देना। अब कौन मुझे बताएगा, यहां पे जब मैं डिजायर्ड रिस्क का फॉर्मूला लगाऊंगा, आर की वैल्यू -1 है, तो क्या छोटा वाला लगा दूं, अभी अभी बताया था मैंने। सर हाँ बिल्कुल सर, छोटा वाला फॉर्मूला लगा दो। क्या बात है, क्या सबको क्लियर है। अब देखो रिस्क ऑफ एक्स कितना है 9, वेट ऑफ एक्स माइनस रिस्क ऑफ वाई कितना 14, 1 माइनस वेट ऑफ एक्स। सॉल्व करेंगे तो यहां से वेट ऑफ एक्स आ जाएगा, 1 माइनस वेट ऑफ वाई करेंगे, मतलब 1 माइनस करेंगे इसको तो वेट ऑफ वाई आ जाएगा। क्या ठीक है। अच्छा यहां पर क्या होता था, दो फॉर्मूले आपने लर्न करे थे, याद करो। अगर क्वेश्चन में ये नहीं कह रहा कि मुझे रिस्क कितना चाहिए, बस वो ये कह रहा है कि मुझे रिस्क को क्या करना है, मिनिमाइज करना है। तो मेरे दोस्तों अगर रिस्क को सिर्फ मिनिमाइज करने की बात की जा रही है तो हम क्या करते थे, याद करो याद करो याद करो। सर हम ना पता क्या करते थे, सर 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 सुनो ना, सर सुनो ना, क्या सर हम ना ऐसे लिखते थे, वेट ऑफ एक्स इज इक्वल टू रिस्क ऑफ वाई अपॉन रिस्क ऑफ एक्स प्लस रिस्क ऑफ वाई। और अगर हमें वेट ऑफ वाई निकालना था तो ऊपर एक्स आता था, नीचे एक्स प्लस वाई आता था। हाँ लेकिन कब, अगर आर की वैल्यू क्या हो -1। तो जब जब आर -1 होगा तो क्या वेट होना चाहिए कि हमारा कंबाइंड रिस्क मिनिमाइज्ड हो जाए, तो ये फॉर्मूला होता है वेट्स का, ठीक है ना। जो निकालना है ना उसका ऊपर उल्टा आएगा, मतलब एक्स निकालना है तो ऊपर वाई, वाई निकालना है तो ऊपर एक्स, नीचे दोनों आएंगे, ठीक है सर। सर लेकिन एक बात बताओ, अगर आर की वैल्यू -1 ना हुई तो सर आपको फिर तो याद होना चाहिए, एक लंबा सा फॉर्मूला आपको दिया गया था, वेट ऑफ एक्स इज इक्वल टू रिटर्न ऑफ वाई स्क्वायर माइनस कोवेरियंस ऑफ एक्स एंड वाई अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ कोवेरियंस ऑफ एक्स एंड वाई। ये फॉर्मूला आप यूज करते थे टू फाइंड आउट वेट ऑफ एक्स। एक बार वेट ऑफ एक्स आ गया तो 1 माइनस करेंगे तो वेट ऑफ वाई आ जाएगा। बहुत बढ़िया, शानदार, यहां तक क्लियर हो गया, ठीक है सर, वेरी गुड। अच्छा पेपर में ना ये आ सकता है कि कैन रिस्क ऑफ पोर्टफोलियो बी रिड्यूस टू 0। आंसर इज यस। कब, कंडीशन लिख लो, आर -1 होना चाहिए, क्योंकि आपको याद होगा आर की वैल्यू -1 मतलब फुल्ली डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो हो गया। दूसरा वेट ऑफ एक्स जो है वो ये होना चाहिए, और वेट ऑफ वाई जो है वो ये होना चाहिए। आपका पोर्टफोलियो का रिस्क क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है सर। क्या यहां तक क्लियर हो गया हमें, जल्दी जल्दी बता दो फटाफट से। अब एक ना ऊपर हेडिंग डालो, आर कोरिलेशन कोफिशिएंट कैसे निकलता है। आर का फॉर्मूला याद करो, पहले तो लाई वैल्यू करती है -1 to 1, यानी कि वो -1 से छोटा नहीं होता, 1 से बड़ा नहीं होता। डन। आर निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, अच्छा एक बात बता दो, आर में अगर -1 है तो ये लीस्ट रिस्क है, +1 है तो लेवल ऑफ रिस्क सबसे हाईएस्ट है, और जैसे जैसे हम इस डायरेक्शन में जाएंगे तो क्या हमारा रिस्क बढ़ता जा रहा है। आर निकालते कैसे हैं, कोवेरियंस अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई। कोवेरियंस कैसे निकालते हैं सर, दो फॉर्मूले होते थे, आर एक्स माइनस आर एक्स बार, आर वाई माइनस आर वाई बार डिवाइड बाय एन, और आर एक्स माइनस आर एक्स बार, आर वाई माइनस आर वाई बार इनटू प्रोबेबिलिटी, ठीक है जी। तो ये दो फॉर्मूलेज होते थे फॉर कंप्यूटेशन ऑफ कोवेरियंस। एक बार ही कोवेरियंस आ जाए उसको इस फॉर्मूले में डाल दीजिए तो यू विल गेट कोरिलेशन। डन डन डन। चलो सर एक इसके अलावा ना हमने कुछ कॉन्सेप्ट सीखे थे, सिक्योरिटी मार्केट लाइन, याद है आपको
सिक्योरिटी मार्केट लाइन क्या होता था, CAPM की तरह ही होता था ये। इसका फॉर्मूला यही होता था, RF इज इक्वल टू, सॉरी, रिटर्न इज इक्वल टू RF प्लस बीटा RM माइनस RF, याद करो। और ये लाइन इस तरह से ड्रॉ होती थी, और मैंने आपको याद करो बताया हुआ है सबको कि इसमें एक्स एक्सिस पे बीटा होता था, वाई एक्सिस पे रिटर्न होता था, और ये RF होता था। इसको बोलते थे वाई इंटरसेप्ट। और अगर आपको याद हो तो हमने एक पॉइंट पढ़ा था, स्लोप ऑफ SML ये होता है। स्लोप ऑफ SML क्या होता है, RM माइनस RF, याद रखना, दिस इज स्लोप ऑफ SML। कई लोग स्लोप ऑफ SML को बीटा बोलते हैं, वो गलत है, क्योंकि बीटा एक्स एक्सिस होता है बेटा, इसमें बीटा क्या होता है, एक्स एक्सिस। ठीक है जी। अच्छा, कौन बताएगा इसका इंपॉर्टेंस क्या था। अगर कोई सिक्योरिटी इसके ऊपर आ रही है, मान लो एक्स इसके ऊपर है, तो ये बहुत अच्छी सिक्योरिटी है, अंडर प्राइस्ड। और अगर इसके नीचे जा रही है तो बेकार सिक्योरिटी है, ओवर प्राइस्ड। इसके ऊपर आ रही है तो करेक्टली प्राइस। तो ठीक है ना, SML की इक्वेशन, SML का सिक्योरिटी एनालिसिस कैसे बताते हैं, ये सब आपको पता चल गया। क्या यहाँ तक क्लियर था? यस सर, बिल्कुल समझ आ गया हमें सर। सर इसके अलावा ना आपने एक कॉन्सेप्ट और पढ़ा था, CML, याद है आपको? कैरेक्टर, अच्छा, कैपिटल मार्केट लाइन। कैपिटल मार्केट लाइन में बस याद रखना यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन है। कई बार डिफरेंस आ जाता है कि एक्स एक्सिस ऑफ SML में कौन होता है, बीटा, और एक्स एक्सिस ऑफ CML में कौन होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन। ये ध्यान रखिएगा, एक्स एक्सिस ऑफ इसमें क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन। अच्छा, आपको याद है CML की इक्वेशन क्या होती थी, RF प्लस स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पोर्टफोलियो, RM माइनस RF अपॉन में स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्केट। कुछ याद आ रहा है ऐसा? ये आपने पढ़ा हुआ है ना? तो इसके अंदर हम लोग ये फॉलो करते थे और इनटू ये करते थे, तब जाके हमारे पास पूरा का पूरा निकल आता था रिटर्न का फॉर्मूला। जल्दी बोलो। अच्छा, एक बात था ना, बीटा को हम एक और नाम देते थे, सेंसिटिविटी। बीटा का एक और नाम था क्या, सेंसिटिविटी। अगर पेपर में आ जाए फाइंड सेंसिटिविटी, तो आपको क्या निकालना है सर, बीटा निकालना है। क्लियर क्लियर क्लियर, यस। चलो बहुत बढ़िया। अच्छा एक बात आओ, जब हम पोर्टफोलियो का चैप्टर पढ़ते हैं उससे पहले हमने एक चैप्टर पढ़ा था सिक्योरिटी एनालिसिस। वो मैं आपको डिस्कस नहीं कर रहा, बिकॉज वो इतनी बार पढ़ाया, मैंने इतनी बार पढ़ाया, आई एम वेरी श्योर आपको याद होगा कि सिक्योरिटी को एनालिसिस करने के लिए हमें चेक करना पड़ता है कि आप इन्वेस्टर हो या स्पेकुलेटर हो। अगर आप इन्वेस्टर हो तो आप फंडामेंटल एनालिसिस करोगे, लॉन्ग रन के लिए जाओगे, और अगर आप स्पेकुलेटर हो तो आप टेक्निकल एनालिसिस करोगे, आप शॉर्ट रन के लिए जाओगे। सर जो फंडामेंटल एनालिस्ट होते हैं वो इकोनॉमी एनालिसिस करते हैं, इंडस्ट्री एनालिसिस करते हैं, कंपनी एनालिसिस करते हैं। याद करो, GDP, इन्फ्लेशन, बजट, है ना? और ये सारी चीजें कौन करता है सर, ये सारी चीजें हम करते हैं इकोनॉमी एनालिसिस के लिए। इंडस्ट्री के लिए हम चेक करते थे कि जो हमारा फेज ऑफ इंडस्ट्री है, यानी कि आप पाइनियर फेज में हो, या फिर आप ग्रोथ फेज में हो, या फिर आप बिल्कुल खत्म होने वाले हो, तो उस तरीके से हमें पता चलता था कि हमें कौन सी इंडस्ट्री में पैसा लगाना है। और कंपनी एनालिसिस में आप चेक करते थे कि कंपनी का प्राइस अर्निंग रेशो क्या है, कंपनी की मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या है, डिविडेंड यील्ड क्या है। ठीक है ना? तो ये सारी रेशोज आप पढ़ते थे फॉर कंपनी एनालिसिस, राइट? चलो बहुत बढ़िया। तो अब चलते हैं बेटा नेक्स्ट चैप्टर की ओर, कैपिटल बजटिंग की ओर। सर आप सबको मालूम है कि कैपिटल बजटिंग के अंदर जब भी हमें डिसीजन मेकिंग करनी होती थी तो हम लोग कुछ टेक्निक्स यूज करते थे, याद है? तो फटाफट से अगले 5 मिनट के अंदर हम सारी टेक्निक्स का इस्तेमाल करेंगे। जस्ट गिव मी 1 सेकेंड ना, 1 सेकेंड। हाँ जी बेटा। तो सबसे पहले ना, जब हम कैपिटल बजटिंग की बात करते हैं ना, तो कैपिटल बजटिंग के अंदर आपको याद होगा, आप लोगों ने सबसे पहले तो ये देखा कि किसी भी लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट के अंदर सबसे पहले ये टेस्ट किया जाता है कि उस प्रोजेक्ट के अंदर हमारा कितना आउटफ्लो हुआ, हमें कितना इनफ्लो आया। ठीक है ना? तो उसके लिए आप लोग क्या निकालते थे, CFATs निकालते थे। CFATs निकालने का फॉर्मूला सबको याद ही होगा। रेवेन्यू में से पहले माइनस करते थे कैश ऑपरेटिंग खर्चे, फिर आ जाता था PBDT, माइनस करते थे डेप्रिसिएशन, आ जाता था PBT, माइनस करते थे टैक्स, आ जाता था PAT, फिर डेप्रिसिएशन एड बैक करते थे, CFAT आ जाता था, याद है?
अच्छा, अब इसके बाद ना टेक्निक्स के अंदर हमने सबसे पहली टेक्निक जो पढ़ी थी दैट वाज पे बैक पीरियड अप्रोच। याद है आपको? पे बैक पीरियड अप्रोच क्या होता था? एक ऐसा पीरियड जिसमें आपको आपका पैसा वापस मिलेगा। तो जितना अर्ली पे बैक होगा क्या उतना आपके लिए अच्छा होगा? यस। तो अर्ली पे बैक इसको निकालने के लिए हम लोग क्या करते थे, याद करेंगे। अगर तो हमारे CFAT कांस्टेंट है तो हम क्या करते थे, जितना भी हमारा शुरू में आउटफ्लो गया था डिवाइड बाय CFAT करते थे। और अगर हर साल का CFAT अलग है तो अपन क्या करते थे, क्यूमुलेटिव निकालते थे। याद है? क्यूमुलेटिव निकालकर हम लोग इंटरपोलेशन प्रोसेस यूज करते थे टू फाइंड आउट पे बैक पीरियड। ठीक है सर। अच्छा, अगर मैं कहूं कि इसमें ड्रॉबैक क्या था, तो बेटा ड्रॉबैक सबसे बड़ा था टाइम वैल्यू ऑफ मनी को इग्नोर करता है। इसीलिए हमने एक नेक्स्ट कॉन्सेप्ट निकाला था, डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड। आई होप ये भी याद होगा। डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड में हम क्या करते थे, कैश फ्लोज को पहले डिस्काउंटेड वैल्यूज निकालते थे, फिर उसका क्यूमुलेटिव करते थे। यस सर। इसके बाद आपने पढ़ा एनपीवी। एनपीवी तो आपके खून में होता है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लोज माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो। प्रेजेंट वैल्यू निकालना आपको अच्छे से आता ही है। एनपीवी पॉजिटिव और ग्रेटर देन 0 होगा तो ये प्रोजेक्ट एक्सेप्ट होगा, अगर नेगेटिव होगा तो प्रोजेक्ट विल बी रिजेक्टेड। पीआई क्या होता था? प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, दैट इज प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लोज अपॉन प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लोज। तो जब हम प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो को प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो से डिवाइड करते हैं तो ये पीआई होता था। पीआई की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एक्सेप्ट, लेस देन 1 होगा तो रिजेक्ट। इन दोनों में एक डिफरेंस बताया था कि पीआई अप्रोच जनरली कब यूज होती है, जब आपके पास कैपिटल रैशनिंग होती है, यानी कि इफ यू आर शॉर्ट ऑफ फंड्स देन पीआई अप्रोच इज बेटर, क्योंकि वहां पे रिटर्न्स मैटर करते हैं। और अगर आपके पास शॉर्ट ऑफ फंड्स नहीं हो तो वहां पे एनपीवी मैटर करता है, यानी कि कैश फ्लोज मैटर करते हैं। ठीक है जी। उसके बाद आ गया डिस्काउंटेड पे बैक हो गया, एनपीवी हो गया, पीआई हो गया, एंड देन आपने पढ़ा था आईआरआर। आईआरआर क्या होता है? इसको हम प्रोजेक्ट रिटर्न भी बोलते हैं। एक ऐसा रेट ऑफ रिटर्न जहां पर एनपीवी ऑफ द प्रोजेक्ट क्या होती है? 0। सर इसके बाद आ जाता है एआरआर। सर एआरआर क्या होता है? अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न होती है। सबको मालूम है अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न निकालने के लिए क्या हम पैट का इस्तेमाल करते हैं। बस ये ध्यान रखना, सारे के सारे फॉर्मूलाज में आप यूज करते थे CFAT, सिर्फ यहां पर आप पैट का इस्तेमाल करोगे, डिवाइड बाय एवरेज इन्वेस्टमेंट। तो हम क्या करते थे, एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइड बाय एवरेज इन्वेस्टमेंट। ये फॉर्मूला होता है बेटा इनटू 100, दैट विल गिव यू ARR। ठीक है जी। ठीक है सर। तो दीज आर द फॉर्मूलाज विच वर यूज्ड फॉर कंप्यूटेशन ऑफ वेरियस टेक्निक्स। इसके बाद अगर आपको याद हो तो हमने ना एडवांस कैपिटल बजटिंग में एंट्री करे थे। एडवांस कैपिटल बजटिंग जब हमने पढ़ना स्टार्ट किया था तो याद करो, एडवांस कैपिटल बजटिंग के अंदर सबसे पहला कॉन्सेप्ट था एक्सपेक्टेड एनपीवी। सर एक्सपेक्टेड एनपीवी याद है आपको? एक्सपेक्टेड एनपीवी में हम लोग क्या करते थे, एनपीवी इनटू प्रोबेबिलिटी। मान लो अगर आपको ये पता हो कि एक प्रोजेक्ट के अंदर एनपीवी ये भी आ सकती है, ये भी आ सकती है, ये भी आ सकती है, और कॉरस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटीज गिवन है, तो आपने क्या करना था, हर एनपीवी को हर प्रोबेबिलिटी के साथ क्या करना था, मल्टीप्लाई टू गेट एक्सपेक्टेड एनपीवीज। ठीक है जी। फिर इसके बाद अगर आपको याद हो तो वंस यू गेट एक्सपेक्टेड एनपीवी ऑफ द प्रोजेक्ट्स, उसके बाद आप निकालते थे रिस्क ऑफ प्रोजेक्ट। कौन बताएगा? रिस्क ऑफ प्रोजेक्ट का मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना होता था। और स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकलता था? याद करो, याद करो, याद करो। सर हम क्या करते थे, एनपीवी माइनस एनपीवी बार, वेरी गुड, होल स्क्वायर इनटू प्रोबेबिलिटी। तो ये हम करते थे टू फाइंड आउट रिस्क ऑफ द प्रोजेक्ट। ठीक है सर। सर इसके अलावा ना अगर आपको याद हो तो हमने को ना कुछ 3 टेक्निक्स बहुत इंपॉर्टेंट यूज करी थी, याद करेंगे। एक सबसे इंपॉर्टेंट जो मुझे लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है और वो है सीई अप्रोच। सीई अप्रोच। एक थी आरएडीआर अप्रोच और एक था इन्फ्लेशन कॉन्सेप्ट। ठीक है। और एक बच्चा मुझे कहा था कि सर डिसीजन ट्री भी एक बार रिवाइज करा देना, तो वो भी कराया। तो 4 कॉन्सेप्ट आप और रिवाइज करेंगे अगले 4 से 5 मिनट के अंदर। सीई अप्रोच क्या होती थी मैं आपको याद कराता हूं। देखिए कई बार क्या होता है हमारे ना कैश फ्लोज, क्योंकि हम फ्यूचर फोरकास्टिंग कर रहे हैं तो अनसर्टन कैश फ्लोज होते हैं। तो सीई अप्रोच क्या करता था, जितने भी अनसर्टन कैश फ्लोज होते थे, मान लो मेरा ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3 में मुझे ऐसा लगता है कि यहां पर 1 लाख, 1,20,000 और 1.5 लाख आ सकता है, और इसका सर्टेनिटी इक्विवेलेंट फैक्टर दिया होता था लाइक 0.9, 0.8, 0.7। मतलब क्या, 1 लाख आएगा इसके चांसेस 90% है, 1,20,000 आएगा इसके चांसेस 80% है, 1.5 लाख आएगा इसके चांसेस 70% है। तो हम क्या करते थे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हम सर्टन कैश फ्लोज निकाल लेते थे। एक बारी कैश फ्लो सर्टन हो जाते थे तो याद करो हम लोग यूज करते थे रिस्क फ्री रेट टू फाइंड आउट पीवीएफ।
यानी कि प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर के अंदर आप क्या यूज करते थे, रिस्क फ्री रेट यूज करते थे। क्यों रिस्क फ्री रेट यूज करते थे, क्योंकि अनसर्टन कैश फ्लोज क्या बन चुके हैं, सर्टन। तो जब कैश फ्लो सर्टन हो गए हैं तो वहां पे लेवल ऑफ रिस्क तो खत्म हो गया, तो वहां पर हम क्या यूज करते थे, सीई अप्रोच के अंदर रिस्क फ्री डिस्काउंट रेट टू फाइंड आउट एनपीवी। और अगर मैं अनसर्टन ही रहने दूं, मान लो अनसर्टन ही रहने दूं, और इन्हीं कैश फ्लोज को इस्तेमाल करके अगर आप एनपीवी निकाल रहे हो, तो जिस रेट को आप यूज करते थे यूजिंग अनसर्टन कैश फ्लोज, उसको बोलते हैं आरएडीआर, रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंट रेट। और आरएडीआर कहता है भाई जिस प्रोजेक्ट में लेवल ऑफ रिस्क ज्यादा है, अनसर्टनिटी ज्यादा है, क्या वहां पे डिस्काउंट रेट भी ज्यादा होगा, सिंपल। ठीक है सर, तो याद रखना अगर आप अनसर्टन कैश फ्लोज यूज करोगे तो आरएडीआर अप्रोच, और अगर आप सीई अप्रोच कर रहे हो तो अनसर्टन को पहले बनाएंगे सर्टन बाय मल्टीप्लाइंग बाय सीई, फिर उनको डिस्काउंट करेंगे बाय रिस्क फ्री रेट, यू विल गेट एनपीवी अगेन यूजिंग सीई अप्रोच। ठीक है सर। सर इन्फ्लेशन कॉन्सेप्ट में ना आपको यह पढ़ाया गया था कि जैसे एनपीवी निकालते समय आपको मालूम है कि एक तो हमें कैश फ्लो चाहिए होता है और एक हमें डिस्काउंट रेट चाहिए होता है, याद है आपको, एक आपको कैश फ्लो चाहिए होता है और एक आपको क्या चाहिए होता है, डिस्काउंट रेट। बस इतनी सी बात याद रखना कि कैश फ्लोज अगर रियल है तो डिस्काउंट रेट भी क्या होना चाहिए, रियल। और कैश फ्लोज अगर इन्फ्लेशन एडजस्टेड है तो डिस्काउंट रेट भी क्या होना चाहिए, इन्फ्लेशन एडजस्टेड। याद रखना इन्फ्लेशन एडजस्टेड को मनी रेट भी बोलते हैं। तो कई बार ना पेपर में आ जाता है, क्या आ जाता है, मान लो रियल डिस्काउंट रेट दिया हुआ है 10%, इन्फ्लेशन दिया हुआ है 5%, बताओ मनी डिस्काउंट रेट क्या होगा। तो भाई फॉर्मूला याद करो, 1 प्लस मनी इज इक्वल टू 1 प्लस रियल इंटू 1 प्लस इन्फ्लेशन, यही था ना भाई। रियल में इन्फ्लेशन जोड़ो तो मनी आता था, अब यहां पे रियल कितना है 0.1, इन्फ्लेशन कितना है 0.5, तो यहां से 1 प्लस मनी निकल आएगा, तो 1 प्लस मनी इज इक्वल टू 1.155, मनी इज इक्वल टू 0.155, तो ये 15.5% आंसर आ जाएगा। ठीक है ना। तो कई बार ऐसे आ जाता है, ये फॉर्मूला याद रख लो, कई बार मनी दिया होगा रियल पूछेगा, रियल दिया होगा मनी पूछेगा, इन्फ्लेशन निकालना होगा तो मनी और रियल दोनों दे देगा, एक ही फॉर्मूले से आप सब कुछ निकाल सकते हो। क्लियर है, वेरी गुड। एक लास्ट कॉन्सेप्ट ध्यान से देखेंगे और वो है मेरा डिसीजन ट्री। डिसीजन ट्री क्या होता है, ध्यान से सुनना। देखिए कई बार ऐसा होता है, कई बार ऐसा होता है, कई बार ऐसा होता है, जल्दी बताओ कैसा होता है सर। कई बार ना ऐसा होता है कि हमारा ना ऐसा होता है कि शुरू में हमने 1 लाख डाल दिया प्रोजेक्ट में, ठीक है, और उसके बाद ईयर 1 में 80,000 भी आ सकता है, 60,000 भी आ सकता है। अगर 80 आएगा तो सेकंड ईयर में 50 भी आ सकता है, 70 भी आ सकता है। तो इसमें ना प्रोबेबिलिटीज होती थी, याद करो। जैसे मान लो ईयर 1 में ये भी आ सकता है, ये भी, इसके चांसेस हैं 60-40। अगर ऐसा हुआ तो इसमें ये भी आ सकता है और ये भी आ सकता है, इसके चांसेस है 30-70। याद है, तो ये एक पेड़ बन जाता था बेटा। बोलो बोलो बोलो, याद आ रहा है कुछ? हाँ सर याद तो आ रहा है, वेरी गुड। तो इसमें ना हम क्या करते थे, 4 एनपीवीज निकालते थे। कैसे पता चला 4? क्योंकि लास्ट में बताओ पाथ कितने हैं, 4। तो 4 अगर लास्ट में खुल रहे हैं ना तो एनपीवी भी कितनी निकलेंगी, 4। तो कैसे निकालते थे, याद कराता हूं मैं आपको। 4 पाथ, पाथ 1, पाथ 2, पाथ 3, पाथ 4, ठीक है। इनिशियल, ईयर 1, ईयर 2, और फिर उनकी प्रोबेबिलिटी। ये अगर आपने सीख लिया तो काम खत्म। देखो पाथ 1 शुरू में कितना जाएगा, 1 लाख। फर्स्ट ईयर में कितना आ सकता है, जल्दी बताओ, 80,000। फिर से लिख दो ये। अच्छा कई बार बच्चा कहता है इसको मेरे को लिखने में दिक्कत आती है, तो मैं और आसान तरीका बताता हूं। आप ना लास्ट ईयर के पहले लिख दो 50, 70, 1 लाख और 1.5 लाख। 50, 70, 1 लाख, 1.5 लाख, ये लास्ट ईयर वाला पहले लिख दिया करो, ठीक है ना। अच्छा अब आराम से बताना 50 और 70 कब आएंगे, जब फर्स्ट ईयर में 80 आएगा। 50 और 70 कब आएंगे, जब फर्स्ट ईयर में 80 आएगा। और 1 लाख और 1.5 लाख कब आएगा, जब फर्स्ट ईयर में 60 आएगा। और ये सब कब आएंगे, जब शुरुआत में 1 लाख जाएगा। तो ये ना एक तरह से ऐसे समझ लो 4 क्वेश्चन बन गए। इससे पहले एनपीवी निकालो, फिर इससे एनपीवी निकालो, फिर इससे एनपीवी निकालो, फिर इससे एनपीवी निकालो, तो 4 एनपीवी आ जाएंगी। अब जब एनपीवी 1 से ज्यादा होगी तो एक्सपेक्टेड एनपीवी निकालनी पड़ेगी। उसके लिए क्या चाहिए, प्रोबेबिलिटी। तो याद करो प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते थे। पाथ 1 की प्रोबेबिलिटी 0.6, 0.8, 0.48।
पाथ 2 की प्रोबेबिलिटी 0.6, 0.7, 0.35 ना 42, ऐसे ही 0.6, 0.4, सॉरी 0.4, 0.4 एंड 0.4, 0.6, तो ये 0.16, 0.24। एंड व्हाट द गुड थिंग इज कि इन सब का जब सम टोटल करोगे मस्ट बी 1। मैंने कैलकुलेशन एरर करा होगा, वो आप देख लीजिएगा। 0.6 इंटू 0.3, 0.18। अब ठीक है शायद, ठीक है। अब कुछ नहीं करना, इन सबको यूज करके यहां पर एनपीवीज निकाल लेना, 1, 2, 3, 4। प्रोबेबिलिटी निकल चुकी है, क्या इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, एक्सपेक्टेड एनपीवी ऑफ द प्रोजेक्ट, एंड देन यू विल टेक द डिसीजन। समझ आया या नहीं? चलो, थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। आई होप आपको इस वीडियो से बेनिफिट मिले और बहुत कुछ देखने को मिले आपके एग्जाम के अंदर। एक बार फिर से गॉड ब्लेस यू ऑल, और फोड़ कर आना पेपर, ठीक है। बाय बाय।